कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था पर तो इस महामारी का और भी गहरा असर पड़ा है। कोरोना की वजह से लगभग हर सेक्टर की हालत खराब है। किसान हो या नौकरी पेशा इंसान, छोटा व्यापारी हो या बड़ा कारोबारी, सबका ध्यान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर था। पर क्या अपना तीसरा बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाई? इस मुश्किल वक्त में जब पूरी दुनिया आर्थिक तंगी से गुजर रही है, क्या मोदी सरकार का ये बजट आपके लिए राहत लेकर आया है? इस बजट का आपकी और हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा? क्या ये बजट इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलने में हमारी मदद करेगा? आपके मन में उठने वाले हर सवाल का मिलेगा जवाब। बने रहिए तेज के साथ। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। मैं इसके लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला जी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सरकार किसानों को कल्याण के प्रति कटिबद्ध है। एमएसपी की व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रकार की जिंसों के मामले में उत्पादन लागत का 1.5 गुना कीमत मिल सके। खरीद का कार्य भी अब तेजी से जारी है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोतरी हुई है। गेहूं के मामले में 2013-14 में किसानों को कुल 33,874 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। गेहूं के मामले में 2013-14 में किसानों को कुल 33,874 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। 2019-20 में यह राशि 62,802 करोड़ रुपए थी और 2020-21 में स्थिति और भी अच्छी हुई तथा किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। उत्पादन करने वाले उन किसानों की संख्या जिनको इनका लाभ मिला है 19-20 में के वो 43.36 लाख तक पहुंच गई है, जो 1920 में 35.57 लाख थी। जहां तक धान की बात है तो
2013-14 में 63,928 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। 2019-20 में यह राशि बढ़कर 1,41,930 करोड़ रुपए हो गई थी। इस अवधि में ये खरीद जारी है, इसलिए मैं अंतिम आंकड़े नहीं दे सकती हूँ। इस अवधि में यह राशि बढ़कर 1,72,752 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की शुरुआत अपने वरिष्ठ नागरिकों को प्रणाम करते हुए करती हूँ। अब हम देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में जब हम नए जोश और उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनको जिनका केवल पेंशन ही है और कर अनुपालन का बोझ कम करना चाहती हूँ। जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास वेतन और ब्याज से होने वाली आय है, उनके लिए मैं उन्हें आयकर विवरणी दर्ज करने से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। भुगतानकर्ता बैंक उनकी आय पर आवश्यक कर की कटौती कर लेगा। इससे समय कम लगेगा। ये महत्वपूर्ण घोषणा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है कोविड-19 वैक्सीन के लिए इस वर्ष 2020-21 में। फर्दर फंड्स मैं यदि आवश्यकता होगी तो और भी निधियां उपलब्ध कराऊंगी। जहां तक बजट परिव्यय का संबंध है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यह 2,23,846 करोड़ रुपए रखा गया है और इसके अनुसार यह 2021 में जैसा कि हमने देखा है कि जो भी था केवल 94,452 करोड़ का था और यह वृद्धि होगी लगभग 127% की। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, इसको और अधिक स्वच्छता को बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों में हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से स्वच्छ प्रबंधन के लिए प्रयास करें, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए प्रयास किए जाएं और कूड़े को अलग किया जा सके प्लास्टिक से, और जो हवा में प्रदूषण होता है उसको कम किया जा सके, और जो निर्माण के क्षेत्र में जिससे प्रदूषण होता है उसको भी ठीक किया जा सके। और जो इसके लिए डंप साइट जो हैं, स्वच्छ भारत मिशन में 2 इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए कुल वित्तीय आवंटन होगा 1,47,678 करोड़ का 5 वर्ष के लिए। 2020-21 से ये कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। क्लीन जल, स्वच्छ वायु हो, क्योंकि पर्यावरण दूषित होता है, उसके लिए 2,217 करोड़ रुपए 43 शहरी क्षेत्रों के लिए रखे जाएंगे जो हमारी जनसंख्या है इस क्षेत्र में। और जो स्क्रैप की, इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी हम अलग से नीति का घोषणा करेंगे, जो स्क्रैपिंग नीति है, ताकि जो पुराने जो हमारे कूड़ा कचरा है उसको, इससे जो ईंधन है वो ईंधन हमारा जो है पर्यावरण के अनुरूप होगा, और कचरा जो है, और हम तेल का जो आयात करते हैं उसके खर्च में कमी आएगी। और इसके लिए फिटनेस टेस्ट होगा, व्हीकल का, वाहनों का फिटनेस टेस्ट होगा। 20 वर्ष के बाद अगर वाहन है, और 15 वर्ष जो वाणिज्यिक वाहन है उनके 15 साल, और बाकी दूसरे निजी वाहनों के लिए 20 साल। इसके लिए मंत्रालय कदम उठाएगा। I propose to provide 1,000 crores for the welfare of tea workers, especially women and children in Assam and West Bengal. A special scheme will be devised for the same. बंगाल की याद आई है, आसाम की याद आई है, तमिलनाडु की याद आई है, केरला की याद आई है, पौंडीचेरी की याद आई। ये क्यों? तो ये चुनाव जीतने के लिए जो करना है उसके डर से या उसके लिए उन्होंने ये काम किया है। और दूसरा जो है, जितने भी सरकार के ज़मीनें हैं उसको बेचना, और जितने भी पब्लिक सेक्टर से डिसइन्वेस्ट करना, यानी जो एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट है उसको भी निकालने की उन्होंने कोशिश कर रही है।
तो ऐसा इस बजट में खासकर गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। और इतने लोग जो कोविड के वक्त या लॉकडाउन के वक्त सफ़र हो गए उनके लिए कुछ भी नहीं दिए उन्होंने। बिल्कुल कुछ नहीं। लद्दाख को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला है सर। भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाते बनाते भी जिंदगी गुजर जाएगी। आपको लगता है सर ये बजट आम जनता के लिए नहीं है जैसा कि आप कह रहे हैं? भैया मैं कहता हूँ कहने को तो बहुत कुछ है, अब कितना निकलेगा इसमें से वो पता लगेगा। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।